जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो के अंदर मैं यूपीएससी का सिलेबस आपको कवर कराऊंगा और सिलेबस के अंदर छुपी हुई कुछ बातों को भी बताऊंगा। साथ में तैयारी के कुछ मूलभूत जो फॉर्मूले होते हैं उन पर भी बात करूंगा। तो बहुत सारा डिस्कशन इन बीच में होगा। वीडियो काफी लंबा है तो वीडियो को अभी शेयर और लाइक कर दीजिए जिससे दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और बहुत ही बेसिक चीजों पर बात करेंगे, कहाँ से चीजें कवर करनी है ये भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो धैर्य बना करके वीडियो सुनोगे तो आप यदि 2022, 24, 25, 26, 23 ठीक है एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एक ऐसा वीडियो हो जाएगा जहां पर उठा करके आप सारी चीजों को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो मेंस में बता दूं आपको 9 पेपर होते हैं जिसमें जो हिंदी भाषा का एक पेपर होता है, एक इंग्लिश भाषा का पेपर होता है। सारे रिटर्न में एग्जामिनेशन होते हैं। तो इनका देख लीजिए आप क्या क्या चीजें जो है आएंगी इनके अंदर में। ठीक है, तो ये क्या आएगा, दिए गए गद्यांश को समझना आता है। ठीक है, और संक्षेपण करना आता है यानी कि शॉर्ट करने आता है, वन थर्ड करने। शब्दों के प्रयोग आते हैं, कुछ शब्दों की मीनिंग पूछ ली आती हैं। और एक आपका निबंध आता है, ठीक है, इंग्लिश के पेपर में। और भारतीय भाषा यानी हिंदी वगैरह, हिंदी में आपको क्या चीज़ें आएंगी, गद्यांश को समझना आएगा, संक्षेपण आएगा, वही सारी चीज़ें होंगी। बस इसमें एक चीज़ बढ़ जाती है बस कि इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश करने के लिए एक पैराग्राफ आपको मिलता है। इनमें आपको 25% लेकर के आना जरूरी है। और बड़ी आसानी से आ जाता है, इसमें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या टिप्पणी दी गई है। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र मैट्रिकुलेशन या समकक्ष स्तर के होंगे। ठीक है, 10th लेवल के होते हैं ये, जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी है यानी 25% आपको लेकर के आने हैं। ठीक है, अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न पत्रों की उत्तर उम्मीदवारों को अंग्रेजी और संबंधित भाषाओं में ही देने होते हैं। ठीक है, अनुवाद को छोड़कर। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो मैं आपसे अब बात करने वाला हूँ जनरल स्टडीज़ के पेपर्स के बारे में। तो ये आपको ध्यान से सुनना है। जनरल स्टडीज़ के कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4 करके। ठीक है, सामान्य अध्ययन प्रथम, सामान्य अध्ययन द्वितीय, ऐसे करके होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक पेपर जो होता है निबंध का, काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है, 250 नंबर का। अ, इसमें भी क्या करना है, कहाँ से आप कवर कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी मैं दूंगा। लेकिन सबसे पहले सिलेबस के अंदर क्या चीजें कही गई हैं वो देख लीजिए आप। उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। 8 निबंध आते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 8 निबंध, जिसमें से 4 का एक सेक्शन होता है क के बाद क्या आता है ख सेक्शन, यानी आ मान लीजिए या बा मान लीजिए। दोनों सेक्शंस में से एक एक निबंध आपको लिखना होता है। यानी कि आपको 2 निबंध जो है लिखने होते हैं। ठीक है, उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें। जो निबंध का विषय है उसी पर केंद्रित होकर के आपको लिखना होता है। अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यस्त करें, यानी कि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले निबंध में कुछ, पैराग्राफ में कुछ लिख दिया फिर बीच में कुछ और घुसेड़ दिया, इस प्रकार का नहीं। और संक्षेप में लिखें, यानी कि संक्षेप का मतलब शॉर्ट, मान लीजिए शॉर्ट में चीजें लिखनी है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा विस्तार करके लिख रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा। और आप सभी को पता है लगभग 1250 के आसपास शब्दों में आपको लिखना होता है एक निबंध। तो प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी अब प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति, यानी कि जो लिखा है वो समझने में आसानी हो, ठीक है, और वो प्रभाव डालती हो। तो ये इसकी तैयारी आप कहाँ से करोगे, इसकी तैयारी दोस्तों जनरल स्टडीज से ही हो जाती है। बस लिखने का प्रयास आप जरूर करते रहिएगा। ठीक है, फिलोसॉफिकल आपकी नॉलेज कितनी है उस पर डिपेंड करते हैं नंबर। आप यदि कोई भी एक आइडिया लेकर के, एक नया आइडिया, इनोवेट आइडिया यदि आपके दिमाग में आते रहते हैं तो एक कॉपी में क्या करेंगे, उन्हें नोट करते जाएंगे, है ना। नोट कर लोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, नहीं नोट करोगे तो निकल जाएंगी। तो आज से क्या बना लें आप कि एक निबंध की एक छोटी सी कॉपी आप ले लें, जिसमें क्या करना है, निबंध से रिलेटेड जो भी आइडियाज आपके आ रहे हैं, मान लीजिए पीपीपी मॉडल से रिलेटेड कोई आइडिया आ गया तो वो आपने नोट कर लिया। ठीक है, कोई फिलोसफी से रिलेटेड कोई आइडिया आइडिया आ गया आपके दिमाग में, वो नोट कर लिया। तो इस प्रकार से जब नोट करोगे, उन्हें रिवीजन करते रहोगे,
तो उन आइडियाज को क्या कर सकते हो आप अपने निबंध में लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। इसके लिए और क्या चीज है, आप नॉर्मली आप क्या करोगे कि संपादकीय पेज जो होता है एडिटोरियल वाला, वो आप जरूर पढ़ें, ठीक है। और इसके अलावा टीवी डिबेट्स जो आती हैं, सही डिबेट्स जो राज्यसभा टीवी पर जो आती हैं, ठीक है, वो डिबेट्स आप सुने, ठीक है। तो वो डिबेट सुनोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ये बाकी के चैनल्स का मत देखिएगा, वरना वो नेगेटिविटी आपके अंदर भर जाएगी, क्योंकि आपको सरकार के साथ में काम करना है। तो सरकार के जो नियम कानून हैं उनको ध्यान में रखकर ही आपको चीजें की जानकारी होती है। यूपीएससी में ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शंस नहीं होता है जो सरकार के प्रति नेगेटिव रवैया अपनाते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिए आज से ही। तो अगर आपके अंदर हो तो आप उस आइडिया उसको निकाल दीजिएगा। पेपर सेकंड यानी पेपर प्रथम, सामान्य अध्ययन का जो प्रथम पेपर है उसमें क्या क्या आता है, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, ठीक है। बहुत बेसिक प्रश्न रहते हैं इसमें से मेंस के अंदर। और प्री का सिलेबस भी ये मान के चलिएगा कि जो यहाँ पर दिया है प्री का सिलेबस उससे वास्ट होता है, यानी बड़ा होता है प्री का सिलेबस। मेंस का क्या है, एक डिफाइंड है, इसी के अंदर से आएगा। प्री में लिख दिया इतिहास, तो इतिहास में से कहीं से भी आपसे पूछ सकता है। तो प्री के बाद में बात करेंगे, मेंस की तैयारी आपको स्टार्ट जो है करनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कॉपी बना लोगे, एक निबंध की कॉपी बना लिया आपने, ठीक है। एक सेकंड पेपर की कॉपी बना लीजिएगा, एक थर्ड की, यानी कि जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, ठीक है। सबसे पहले पेज पर, 2-3 पेज पर क्या करोगे, आप अपने सिलेबस को डिफाइन यहाँ से नोट कर लोगे जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। ये सिलेबस आपका 2023, 24, 25 तक लागू अभी तक रहने वाला है। जैसे चेंज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। भारतीय संस्कृति में पहला है, पहला पॉइंट है इस सावर्णन प्रथम में, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, ठीक है, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। समझ रहे हैं, यानी कि कला के रूप, साहित्य भी आपको थोड़ा सा देखना है और वास्तुकला के पहलू भी आपको देखने हैं। ये कहाँ से मिल जाएगा आपको, एक फाइन आर्ट की दोस्तों एक बुक आती है, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहां पर चीजें मैं डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीजें आपको अवेलेबल वहां पर हो जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। जो भी मैं बता रहा हूँ, एक एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट करके, उससे ये सारा का सारा आपका कवर हो जाता है। और प्राचीन भारत की जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो वहां से भी ये चीजें अलग अलग से आप नोट इन्हें नोट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कोई चीज हुई तो उसके काल की कला के बारे में लिख दीजिए, कोई साहित्य मिला हो उसके बारे में, वास्तुकला क्या थी, ठीक है, मौर्य काल की कला क्या थी, साहित्य क्या थे वहाँ के, जो पाए गए वास्तुकला कैसी थी, गुप्त काल के बारे में। इस प्रकार से आप इन चीजों को करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, 18वीं सदी का मध्य हो गया 1857 की जो क्रांति, ठीक है, सॉरी 1757 के 1750 के आसपास, आप सभी को पता है बक्सर का युद्ध और ये सब हुए थे, प्लासी का युद्ध, तब से मान के चलिए से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास की क्या है, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और विषय। इनके लिए अलग अलग एक टॉपिक बना लीजिएगा कि इसमें जो महत्वपूर्ण जो इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो, ठीक है, व्यक्ति कौन कौन से थे इम्पोर्टेंट, और विषय कौन से थे, ठीक है। इन तीनों को नोट कर लीजिएगा और इन तीनों पर ही आपको नोट्स बनाना है। ये आपको एनसीईआरटी से, पुरानी एनसीईआरटी से बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। या फिर बिपिन चंद्र की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या फिर बिपिन चंद्र की बुक पढ़ लीजिए, या स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, वहां से इन टॉपिक को बड़ी आसानी से कवर आप कर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, ठीक है। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ठीक है, जो जो चरण थे उसके तीनों, ठीक है, वो, और उनमें किन किन व्यक्तियों का योगदान था और कौन कौन व्यक्ति थे उनके बारे में, ठीक है। ये भी आपको हिस्ट्री की किसी भी बुक में मिल जाएगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, तो ये कहाँ से आप टॉपिक करोगे, आजादी के बाद भारत, एक बुक आती है विपिन चंद्र की, आजादी के बाद भारत। आपको अच्छे से समझना है यदि इतिहास को,
तो आपको वो बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन पूरी नहीं पढ़नी है। जो टॉपिक यहाँ पर दिया है केवल उसी को पढ़ डालिए बस, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, नॉर्मल सी बात है, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था उसे करने में, बिस्मार्क क्यों कहा जाता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है आपको आजादी के बाद भारत जो बिपिन चंद्र की है वहां से आसानी से मिल जाएंगे। ये टॉपिक, केवल ये टॉपिक पढ़िएगा, बाकी की पूरी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। कभी कभी समय मिले तो इंटरेस्ट के लिए आप लोग पढ़ सकते हो बस, ठीक है। ज्यादा महंगी भी नहीं है वो बुक, उन बुक्स को ले लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक दे रहा हूँ वहां पर एक पूरा एक पीडीएफ बना दूंगा कि कौन सी बुक कौन से टॉपिक के लिए जरूरी है, ठीक है। वो अलग से वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो लिंक दे रहा हूँ किसका, टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं दे दूंगा 2-3 दिन में बना करके। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, विश्व के इतिहास की 18वीं सदी की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति। यहाँ पर जो इंपोर्टेंट टर्म दिए हैं केवल वहीं से लगभग दोस्तों हर बार प्रश्न बनते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, पुराने पेपर जरूर देख लीजिएगा। पुराने पेपर भी मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। विश्व युद्ध हुए हैं वो, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति और राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे इनके अंदर, ठीक है। उनके रूप और समाज पर उनके क्या प्रभाव पड़े उनके बारे में। ये कहाँ से आपको पता पड़ेगा, ये आप 11th की एक एनसीईआरटी आती है, विश्व की समकालीन करके कुछ आती है, ठीक है, वहां से कवर कर सकते हो। और यदि आपको नहीं मिल रही है तो नॉर्मल आप 10th की एक बुक आती है, आप किसी भी बोर्ड से हो जिसमें विश्व इतिहास के बारे में दिया हो, वहां से भी बड़ी आसानी से ये चीजें कवर हो जाती हैं। कोई ज्यादा एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए। वहां से आपको एक एक टॉपिक लिख लीजिएगा, उसके बारे में नोट्स बना सकते हो आप बड़ी आसानी से, ठीक है। भारतीय समाज की मुख्य मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधताएं, ठीक है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ समझने सोचने की जरूरत नहीं है या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद भारतीय समाज के अंदर रहते हो, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं है क्या, उनके बारे में आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। लेकिन आप चाहो कि मैं कोई बुक बता दूं तो इसके लिए दोस्तों कोई बुक की जरूरत नहीं है। ये आप पूरी जनरल स्टडीज जब आप पढ़ लेते हो तो इसके बारे में आपको नॉलेज इन टॉपिक्स के बारे में अपने आप ही हो जाती है। बस आपका एक स्टैंड होना चाहिए किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए, ठीक है, तो वो आपका हो ही जाएगा। तो इस टॉपिक को आप क्या कर दीजिएगा, इग्नोर कर सकते हो चाहो तो। ये कर दीजिएगा महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से महिला संगठन है, महिलाओं की भूमिका क्या है, जनसंख्या से संबंध मुद्दे। जनसंख्या, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जनसंख्या भी क्या होती है, दोनों प्रकार की होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। तो जनसंख्या से संबंधित मुद्दे आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। गरीबी, जो कि हमारे देश का बहुत बड़ा रूप गरीबी से पीड़ित है, वो चीज जानकारी होनी चाहिए। विकासात्मक विषय भी आपको जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे समाज का विकास हुआ है, गरीबी का भी किस प्रकार से विकास हुआ, ठीक है, कैसे अब धीरे धीरे सरकार उनके लिए काम कर रही है। तो वो चीज यानी मॉडर्नाइजेशन की बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। शहरीकरण, उनकी समस्याएं, और क्या है, उनके रक्षोपाय यानी रक्षा कैसे की जाए, ठीक है, इनके उपाय क्या है। इन टॉपिक्स को आप कहाँ से कवर करोगे, ये आपको डेली बेसिस पर जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप सोचो कि ये कोई बुक से पढ़ करके तैयार हो जाएंगे, नहीं। जो वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं, सरकार की जो नीतियां चल रही हैं, उन पर यदि ध्यान दोगे, ठीक है, जो लेख आते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे जो लेखक हैं उनके द्वारा, तो आपको यानी कि गेन ये है, ये जो टॉपिक हैं ये आपके निबंधात्मक टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो ये वहां से आप कवर कर सकते हो, इसके लिए कोई बुक ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, टॉपिक्स आप देख सकते हो, महिलाओं से संबंधित संगठन, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे, तो जो फैक्ट हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए, वो आप सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, तो हमारा भारतीय समाज है क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। हमारा भारतीय समाज के अंदर क्या क्या चीज आती हैं, लोग आते हैं, ठीक है, महिलाएं आती हैं, तबके आते हैं बहुत सारे,
अनुसूचित जातियां, जनजातियां, यानी समाज हमारा कितने विभागों में तब्दील है वो, उन सभी पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। जैसे मान लीजिए वृद्धों पर क्या प्रभाव पड़ा, एससी एसटी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है, कुछ प्रभाव पड़ा है क्या, इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, वो सारी चीजें इस प्रकार की पूछी जा सकती हैं। तो ये सोचनीय विषय हैं, सोचनीय विषय हैं। जब तक पहले आपको भूमंडलीकरण के बारे में ही पता होना चाहिए। तो ये कैसे मिलेंगे, जब आप बहुत सारी टीवी डिबेट्स हैं उनको सुनोगे, कोई बुक आपको भूमंडलीकरण से रिलेटेड कोई टॉपिक मिल गया, बुक में किसी अच्छी में कोई लेख मिल गया, वो पढ़ोगे तो आप, और खासकर आप डॉक्टर झुनझुनवाला के लेख आप जरूर पढ़िएगा, आपकी बहुत सारी समस्याओं का दोस्तों हल हो जाएगा उनके लेख पढ़ करके। ठीक है, डॉक्टर झुनझुनवाला, इनका लेख ज्यादातर दैनिक जागरण के अंदर आता है, तो वो आप जरूर पढ़िएगा। ये सारे टॉपिक जो है लगभग लगभग वो आपके एक साल के अंदर इतने आ जाएंगे कि बहुत सारे वो कवर हो सकते हैं वहां से। लेकिन डिपेंड नहीं रहना है, खुद से भी चीजें आपको सर्च करनी पड़ेंगी। सामाजिक सशक्तिकरण, समाज का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, आगे कैसे बढ़ सकता है। संप्रदायवाद जो कि हमारे देश में कभी कभी थोड़ा सा फन उठा देता है, तो उस पर थोड़ा सा, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, इन सब टॉपिक पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये हैं क्या, भारत में क्या मुद्दे हैं, तो इनको एक एक करके आप क्लियर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं क्या हैं, अब ये ज्योग्राफी आ गया। तो विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषता ये एनसीईआरटी से आपकी कवर हो जाएंगी बड़ी आसानी से, जो 11th वाली एनसीईआरटी है, 11 12th की जो आती हैं। विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन का मतलब जानते हो जिससे डेवलपमेंट होता है, जिन चीजों से डेवलपमेंट होता है वो क्या होते हैं, हमारे संसाधन होते हैं। कहाँ से, खासकर इसमें एरिया दे दिया है, दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, यानी इसमें दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप भी शामिल होंगे। खासकर वहां के संसाधनों के बारे में आपको ज्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ना है। विश्व यानी भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। आखिरकार मान लीजिए कोई चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग भारत के अंदर दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आ रहा है। ठीक है, कोई जूट का है तो वो जूट का उद्योग अपने पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही क्यों है। ठीक है, निकिल जैसा सामान जो है वर्ल्ड के किस हिस्से में है तो वो वहां पर ही क्यों है, तो उनके जिम्मेदार कारकों, इस प्रकार से आपको टॉपिक आप कर लोगे तो बड़ी आसानी से आपको चीजें की जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको एनसीईआरटी से मिल जाते हैं। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि ये सब आपको मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण भू भौतिकीय घटनाएं जो होती हैं वो, भूगोलीय विशेषताएं, उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषताएं जैसे जल स्रोत, हिमावरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इनके प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको कहाँ से मिल जाते हैं, एनसीईआरटी से मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से कवर कर लीजिएगा। फर्स्ट पेपर हो गया कवर। सेकंड पेपर दोस्तों आपके सामने है, धैर्य बनाए रखिएगा। एक ही दिन में आप सुनोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे पहले यदि आपको मोटिवेट रखना है तो अपने सिलेबस को समझिए, सिलेबस के आधारभूत जो ढांचा है सिलेबस का उसको समझिए। ये बेसिक हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं, यही आपके क्या है, एक तरह से गीता, कुरान, बाइबल जो भी कहो आप, ये आपका सिलेबस है यूपीएससी के लिए। इसके इसके अलावा आपको कुछ नहीं, बस इसी के अंदर से आना है जो कुछ आना है। यदि आपने एक एक सिलेबस नोट कर लिया, डेली पढ़ा, तो सिलेबस से बाहर दोस्तों कुछ नहीं है। आपको यूपीएससी ऐसा लगने लग जाएगा कि यार ये तो सारी चीजें इसमें दी ही हुई हैं, पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, सेकंड पेपर में क्या है, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो ये आप पॉलिटी कह सकते हो, पॉलिटी से संबंधित सारे मुद्दे इसमें आ जाते हैं। क्या क्या है, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, इसका पता होना चाहिए। विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या हैं संविधान की, संशोधन कौन कौन से हुए, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, जो मूलभूत संरचना है हमारे संविधान की वो क्या है। तो ये पहला टॉपिक हो गया।
एक दिन में ये कवर हो सकता है, बढ़िया। एक दिन में क्या, 2-3 घंटे में, यानी एक दिन मान लीजिए कवर हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आप डीडी बसु जरूर पढ़िएगा। जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं मैं उन्हें भी सलाह देना चाहता हूँ, क्योंकि जो जो प्रश्न आपके बनते हैं ना, वो एक अच्छा जो राइटर होता है, जो बेस्ट राइटर होता है अपने आप में, उसकी बुक से बनते हैं, ना कि किसी प्राइवेट बुक से। जैसे कि लक्ष्मीकांत एक प्राइवेट बुक है, तो वहां से भले ही उस बुक में सम्मिलित कर लिया होगा डीडी बसु का, लेकिन जो प्रश्न डायरेक्ट जो बनाने वाले होते हैं, वो डायरेक्ट कौन सी बुक पढ़ते हैं, जो एक तरह से बहुत ज्यादा माइंड बुक है, जैसे डीडी बसु की मान्य है, सुभाष कश्यप की मान्य है, तो वहां से डायरेक्ट प्रश्न जो है बनाते हैं, या एनसीईआरटी हुई वहां से डायरेक्ट रखते हैं। तो आपको भी वही रिसोर्सेज देखने हैं जहां से यूपीएससी में जो प्रश्न बनाने वाला है वो बनाते हैं। एनसीईआरटी, डीडी बसु, सुभाष कश्यप। ठीक है। संघ एवं राज्य के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां। ठीक है, सब कुछ टॉपिक में उसी में मिल जाते हैं आपको। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तथा संस्थान। ठीक है। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अन्य देशों के संविधान को भी आपको थोड़ा थोड़ा जानना है। जैसे यूरोप में इंग्लैंड हुआ, और आपका अपने आस पड़ोसी देश में कोई ऐसी चीज हो संविधान में, वो उसकी, खासकर अमेरिका से आपको थोड़ा सा कंपेयर करके चलना चाहिए, वहां से प्रश्न जो बनने की संभावना रहती है। संसद और राज्य विधायिका, इनके संरचना, ये सब वही टॉपिक है, नॉर्मल टॉपिक है। इन्हें आप वहां से आप देख सकते हो, बुक से जो मैंने आपको बताई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, ये वही पूरा पूरा हो गया टॉपिक। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। ये आपको टॉपिक मिल जाएगा आपका लक्ष्मीकांत में, ये बेस्ट तरीके से दिया हुआ है, तो वहां से आप इसे कवर कर सकते हो। किसी के पास बुक हो वहां से आप कर लीजिए, जरूरी नहीं है खरीदना बुक, या फिर खरीद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां और कार्य एवं उत्तरदायित्व, ये मान चलिए ये आपके प्री के भी लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्री का जो सिलेबस है वो डिफाइंड नहीं है, मेंस का डिफाइंड है, तो वहीं से प्रश्न एक तरह से बन जाते हैं। सांविधिक, विनियामक, विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, ये एक अलग टॉपिक है इम्पोर्टेंट, इसके बारे में भी आपको पढ़ना, सभी के बारे में, लेकिन ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इनके बारे में जानकारी आपको नोट बना करके आप नोट कर लीजिएगा। ये भी आपको प्रत्येक बुक में मिल जाता है, आप लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हो इसके लिए। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, सरकारी नीतियों से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो इसमें आ जाएंगी। विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, कौन से हैं विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग? गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूहों एवं संघ, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, एक एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसे नोट कर लीजिएगा, इनके बारे में कभी भी आ सकता है। दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत तथा अन्य पक्षों की भूमिका क्या है विकास प्रक्रिया में, ठीक है, या उद्योगों में, विकास उद्योग जो है उनमें। केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए, अति संवेदनशील वर्ग यानी कौन हो गए अति संवेदनशील? जनसंख्या के, महिलाएं हो गई, बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, SC ST OBC माइनॉरिटी, ठीक है, ये चीजें के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, ठीक है। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, क्या क्या तंत्र हैं, विधि, क्या क्या कानून है, संस्थान कौन कौन से हैं और निकाय कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय नॉर्मल है। गरीबी और भूख से संबंधित विषय, अब गरीबी और भूख से संबंधित विषय आप कहाँ किस बुक में ढूंढोगे, है ना? ये तो आप वर्तमान में जो घटना घटित हो रही है वहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और ये जो जितने भी मेंस के प्रश्न पत्र बनते हैं वो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होते हैं 100%। तो करंट अफेयर में जो चीजें चल रही है वहीं से जुड़ करके आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता,
और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग क्या है इनके, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर के बारे में सुना होगा, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत तथा अन्य उपाय। ठीक है, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या भूमिका है आपकी लोकतंत्र के अंदर, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। अब ये भी आप पढ़ करके करोगे तब तो हो गया काम। ठीक है, पढ़ करके नहीं आती ये चीजें, ये सोच करके आती हैं। आप क्या सोचते हो लोकतंत्र में आप सिविल सेवक बन जाओगे तो आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, भारत और इसके पड़ोसी संबंध, इस टॉपिक को आप आईआर कह लो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी चाहिए, लेकिन जो प्रश्न बनेंगे कहाँ से बनेंगे, करंट अफेयर्स से, तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इनके बारे में। ये जो करंट अफेयर में चीज चलती हैं वहां से कवर हो जाता है बड़ी आसानी से। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह जैसे G20 ये सब होते हैं। ठीक है, इन समूहों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, WHO, WTO, इन सब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना और निर्देश, तो यानी कि ओवरऑल आपको सिलेबस में सारी चीजें मिल जा रही हैं, तो वहीं से आपको प्रश्न बनेंगे। थर्ड पेपर को देख लेते हैं जल्दी से, कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं वो भी बात करता जाऊंगा। प्रौद्योगिकी आएगी इसमें, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैव विविधता आएगी, पर्यावरण आएगा, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन आएगा। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हैं देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है और योजना क्या है। संसाधनों, योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय, तो ये सारे आ जाएंगे। ये सब आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और नई एनसीईआरटी में से ये टॉपिक आप छांट लीजिएगा। 11th-12th की एनसीईआरटी में से ये टॉपिक आप छांट लीजिएगा, प्लस पुरानी 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी आती है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, उसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, प्री के भी क्लियर हो जाएंगे, मेंस के भी क्लियर हो जाएंगे। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय है। ठीक है, ये आपको डेली बेसिस पर जो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो वहाँ से जानकारी मिल जाएगी और एनसीईआरटी वगैरह से मिल जाएगी। बजट करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मामला है, जब बजट आता है तब। मुख्य फसलें समझ रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, जैसे कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन संबंधित विषय और बाधाएं। ठीक है, किसान की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी क्या क्या है वो सारी, यानी कृषि से संबंधित काफी इंपोर्टेंट इसमें टॉपिक हैं, तो उन पर आपको क्लियर जानकारी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है मैंने, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड वहां पर कराऊंगा, कुछ एक आध पेड होगी तो आप देख लीजिएगा उसे। ठीक है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली के उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, समस्या रहती है बफर स्टॉक के हमारे यहाँ, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स पर आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, यूपीएससी ये चाहती है आपसे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एवं संबंधित उद्योग, जैसे कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित। भारत में भूमि सुधार, इसके लिए एक टॉपिक है, एक टॉपिक आप क्लियर कर लीजिएगा भूमि सुधार से रिलेटेड। ठीक है, हमारी आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक के भूमि क्या क्या सुधार हुए उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ये आपको इकोनॉमी में ही मिल जाएगा भूमि सुधार। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड ये है, वैसे हिस्ट्री में भी इसका आता है, लेकिन आप इसे इकोनॉमी में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव,
ठीक है, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, औद्योगिक नीति में परिवर्तन क्या हुए, औद्योगिक विकास पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। निवेश के हमारे यहाँ मॉडल कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। निवेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंदर क्या आएगा, विकास और अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन का पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, ठीक है। एक आम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब भी प्रश्न बनेंगे तो इस प्रकार से ही बनते हैं कि मान लीजिए कोई सैटेलाइट हम भेज रहे हैं तो आम जनजीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, हमारी सैनिक शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, इसके लिए आप पुराने पेपर जरूर देखिएगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता। इन सब के बारे में जागरूक की बात हुई है, समझ रहे हैं, जागरूकता, ना कि एक्सपर्ट बनने की जरूरत है, आपको इन सब के बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। रोबोटिक्स क्या है, जो भी नई टेक्नोलॉजी चल रही है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी। ये सब कहाँ से मिल जाता है, आपका विज्ञान प्रगति करके एक आती है या साइंस रिपोर्टर करके आती है, उसे आप जरूर पढ़ते रहिएगा, ये सारे टॉपिक आपके वहां पर कवर होते जाएंगे। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, संक्षरण, पर्यावरण प्रभाव एवं आकलन पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन, ठीक है, एक टॉपिक ये हो गया। विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। दोस्तों जब आप कोचिंगों में जाओगे ना तो 10 दिन लगा लेते हैं आपदा प्रबंधन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। ये वर्तमान में जो भी चीजें आपदा आ रही हैं उनसे रिलेटेड होता है कि उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा। आपको डीएम बना दिया जाए तो आप अपने जिले में जो बाढ़ आई है उसको कैसे मैनेज करोगे, या पहले से कैसे मैनेज करना है आपको, इस प्रकार से भूकंप आया, तो इस प्रकार की चीजें रहती हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए मामले इसमें रहते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया, ठीक है, मीडिया का जो रोल होता है वो, सामाजिक नेटवर्किंग साइट में भूमिका, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उनकी भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन इसे रोकने के उपाय, बाहर जो धन जाता है ब्लैक मनी उसे रोकने के उपाय, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो, उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल, सभी सुरक्षा बलों के बारे में जानकारी, संस्थाएं कौन कौन सी है और उनके अधिदेश कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये सब आपको पेपर 1, 2, 3, 4 थर्ड के बारे में आपको ये जानकारी दोस्तों होनी चाहिए। अब बताइए कुछ बचा, आपको सारा कुछ तो डिफाइन करके दिया है, बस इनके बारे में आपको पढ़ना है बैठ के एक टॉपिक के बारे में। अब क्या कोचिंग करोगे इनके बारे में, क्या करोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। फोर्थ पेपर दोस्तों मूल रूप से नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से संबंधित है। इसमें जो चीजें हैं वो ज्यादा इतना प्रश्न इस प्रकार के नहीं बनते जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ज्यादा, ठीक है, इससे सिलेबस का थोड़ा सा नाता होता है बस, बाकी का इसके लिए आप एक क्रॉनिकल की बुक आती है वो ले लीजिएगा, उसको आप पढ़ सकते हो, वहां तक आपकी स्टडी जो है पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका जनरल स्टडीज के चारों पेपर, बाकी के मेंस के ऑप्शनल के हैं तो उसके बारे में मैं बाद में कभी बात करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में से ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।